नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 9 ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाठ 9 जो है प्रकरण 9 से हमारा सिलेबस जो है प्रथम शस्त्र का पूरा होता है। तो ये जो है वो प्रथम शस्त्र का लास्ट चैप्टर है। तो भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन और विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की नीति रीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ईस्वी सन 1857 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस घटना को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रथम घटना के रूप में माना जाता है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि पहला जो चैप्टर था, पहला जो प्रकरण था वो किसका था? भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन। और धीरे धीरे यूरोपीय प्रजा के बाद कितनी प्रजाएं भारत में आई? तो डच, फ्रेंच, फिर फ्रांसीसी, फिर लास्ट में कौन आए? तो ब्रिटिश सरकार आई। और फिर इन्होंने नीति रीति के परिणाम स्वरूप जो है वो क्या किया? पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। और फिर इस गुलामी में से निकलने के लिए क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यहाँ पर ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उद्भव के कारण कौन कौन से हैं बच्चों? तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई हुई दमनकारी कूटनीति के कारण भारत में भारी मात्रा में पैदा हुआ असंतोष ईस्वी सन 1857 के संग्राम का मुख्य कारण था। यह असंतोष क्यों पैदा हुआ, उसका व्यवहारिक कारण अब हम जानेंगे। क्यों पैदा हुआ होगा बच्चों? तो पहला कारण क्या है उसमें? सामाजिक और धार्मिक कारण। तो कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो रीति अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा किया था। उन्हें लगा कि कंपनी सरकार इरादा पूर्वक ईसाई धर्म स्वीकार कराकर भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। मतलब ये कैसा कारण हुआ? तो ये धार्मिक कारण हुआ बच्चों। सेना में, जेलों में तथा रेलवे में भारत का सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती। समाज का बड़ा भाग उस समय रूढ़िवादी था, इसलिए नए परिवर्तनों ने उनमें असंतोष पैदा किया। परिणाम स्वरूप कुछ लोग अपने सामाजिक धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए इस संग्राम में जुड़े। अब आर्थिक कारण, तो उस समय अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की थी। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। जमींदार और किसान भूमिहीन हो जाने से उन्होंने संग्राम में भाग लिया। ये थे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। अब आएगा राजनीतिक कारण। तो इसमें ईस्वी सन 1764 में बक्सर के युद्ध में विजयी के बाद दीवानी सत्ता मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार की नीति अपनाई। कंपनी के अधिकारियों ने अन्यायी कूटनीतियां तथा अनुचित गठबंधन से भारत के बहुत से प्रदेशों पर सत्ता स्थापित कर ली। इस नीति का भोग बनने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार के जागीरदार राजा कुंवर सिंह जैसे अनेक नेताओं ने आगे चलकर इस संग्राम का नेतृत्व किया। राजनीतिक कारण बच्चों, तो सबसे बड़ी घटना क्या? बक्सर के युद्ध की, जिसके कारण क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो धीरे धीरे, जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी उसने धीरे धीरे अपना क्या किया? विस्तार बढ़ाने लगे। और इसके शिकार कौन कौन हुए? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के जागीरदार राजा कुंवर सिंह। अब सैनिक कारण, तो विशाल भारत में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या कम थी। सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 6:1 था। मतलब कि 6 अधिकारी जो थे वो ब्रिटिश सरकार के होते थे, तो एक अधिकारी जो है वो कौन होता था? तो भारतीय होता था। सेना में उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे जाते थे। मतलब जो उच्च पद उसमें होता था वो अंग्रेज ही ले, ऐसा रहता था। भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति के अवसर बहुत सीमित थे। भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों के वेतन भी बहुत अधिक अंतर था। भारतीय पैदल सिपाही को मासिक 7 रुपये ही मिलते थे, जबकि अंग्रेज सिपाही को मासिक 150 रुपये वेतन मिलते थे। बच्चों, इतना अंतर था। कहाँ पर? तो वेतन में।
अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को बहुत हल्का और तुच्छ समझते थे। उस समय भारतीयों के लिए समुद्र पार करने की मनाही थी। उसका पालन नहीं करने वाले को अपने समाज में जाति से बाहर करने की भारी सजा दी जाती थी। ऐसा होने पर भी भारतीय सिपाहियों को अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। मतलब युद्ध के लिए किसको भेजा जाता था? तो भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था। इसलिए अन्य भारतीयों की तरह ही अन्य सिपाहियों को भी लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ा है। सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण सामान्य प्रजा को भोगने पड़ते दुखों का सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। और फिर तात्कालिक कारण तो विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों का रोष क्रमशः अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता चला जा रहा था। इसी दौरान ईस्वी सन 1857 के जनवरी महीने में भारत की सेना में एनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। उसमें उपयोग की जाने वाली कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। कारतूस बच्चों क्या होता है? तो गोली। इस कारतूस को उपयोग करते समय दांत से तोड़ना पड़ता था। धार्मिक दृष्टि से क्रमशः हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है वो गाय को माता माना जाता है और मुसलमान जो है मुस्लिम संप्रदाय में जो है सूअर को वो भगवान का अवतार माना जाता है। उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ऊपरी अफसरों से इस संबंध में शिकायत की, परंतु उसका संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सर्वप्रथम बैरकपुर में 19वीं पलटन ने इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया। इससे पूरी पलटन को ही बिखेर दिया गया। अब संग्राम का आयोजन और मंगल पांडे। तो ईस्वी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के समक्ष संग्राम का आयोजन था। नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अवध का नवाब आदि उसमें शामिल थे। कुशल और बहादुर सेनापति तात्या टोपे और कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले रंगों बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार अली मुल्ला खां भी परिश्रम कर रहे थे। संग्राम के लिए प्रजा को तैयार करने के लिए सैनिकों के लिए प्रतीक के रूप में रोटी और प्रजा के लिए कमल के प्रतीक गांव तक पहुँचे। मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और औलिया तथा भजनिकों ने लोगों को तक यह संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस उपयोग करने का मंगल पांडे ने विरोध किया। इस घटना के कारण 31 मई को निश्चित किए गए संग्राम की शुरुआत थोड़े दिन पहले हो गई। आयोजन बिखरने के परिणाम स्वरूप लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के बलिया के नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे और 7 रुपये वेतन से ब्रिटिश सेना में जुड़े मंगल पांडे 19 मार्च को संग्राम के लिए तैयार हो गए और 26 वर्ष के मंगल पांडे युद्ध के पोशाक में सज धज कर माथे पर तिलक लगाकर मैदान में आए। बाकी सैनिकों को भी ललकारा, लेकिन सैनिक उनके साथ थे, परंतु 31 मई तक राह देखने के लिए सहमत थे। मंगल इतनी धीरज नहीं रख सके। उन्हें पकड़ने का आदेश मेजर ह्यूसन ने दिया, परंतु कौन माने। मंगल की राइफल ने उन्हें भून डाला। दूसरे अफसर को भी मंगल पांडे ने धूल चटा दिया। भारतीय सैनिकों ने भी इस पवित्र ब्राह्मण को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अंत में ब्रिटिश सैनिकों का घेराव बढ़ जाने पर मंगल पांडे ने आत्मबलिदान का मार्ग पसंद किया। खून से लथपथ सिपाही को ताबड़तोड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उनसे 1857 के संग्राम के आयोजन की जानकारी प्राप्त करनी थी। लेकिन क्या हुआ? 6 अप्रैल 1857 से मंगल पांडे पर सैनिक अदालत का नाटक शुरू हुआ। पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में चलाई गई और फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु अंग्रेजों को इस देशभक्त के पास से कोई भी जानकारी नहीं मिली। 8 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस तरह श्री मंगल पांडे ईस्वी सन 1857 के संग्राम के प्रथम शहीद बने। अब ये जो है
1857 का स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र। तो बच्चों जहाँ जहाँ आप लाल लाल टपका देख रहे हो वहाँ पर सब शुरू हुआ था क्या? 1857 का संग्राम। संग्राम का फैलाव और उसके नेता। अब धीरे धीरे ये संग्राम जो है वो पूरे देश में फैलने लगा। तो दिल्ली और बहादुर शाह जफर, मेरठ के सिपाही 21 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर ने समझाकर अंत में हिंद के सम्राट के रूप में घोषित किया और बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किए जाने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गया। अब दूसरा है कानपुर, जहाँ कौन था? नाना साहब। तो कानपुर में 4 जून 1857 से संग्राम शुरू हुआ। संग्रामकारियों ने शहर को अधिकार में लेकर पेशवा नाना साहब को नेतृत्व करने के लिए विवश किया। 22 दिनों के घेराव के बाद अनाज पानी घट जाने पर अंग्रेजों की शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। किसको? तो नाना साहब को। अब बिहार, कुंवर सिंह। तो बिहार में पटना जगदीशपुर के संग्राम के मुख्य केंद्र थे। जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। उन्होंने एक नौजवान की तरह लड़कर अंग्रेजों की वीरतापूर्वक का सामना किया। एक बार उनकी कलाई में गोली लगी। घाव का जहर शरीर से फैल न जाए इसके लिए उन्होंने स्वयं ही अपनी तलवार से अपना हाथ कोहनी से में से काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया था। उन्होंने मृत्यु से पहले अपना जगदीशपुर अंग्रेजों के कब्जे में से छुड़ा लिया था, इतने महान थे। उसके बाद वीरांगना झांसी की रानी। कहाँ की रानी थी? तो झांसी की। तो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके दत्तक पुत्र के गद्दी पर के अधिकारों को अंग्रेज ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए लक्ष्मीबाई भी संग्राम में जुड़ गई। वे संग्राम के बहादुर नेताओं में से एक थी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्त्रियों की एक सेना तैयार की थी। वे वीरतापूर्वक लड़ी। अंग्रेज अधिकारियों के मतानुसार रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं की श्रेष्ठ स्त्री नेता थी। बहादुर सेनापति और तात्या टोपे। तो कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व बहादुर और शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा। तात्या टोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति बने। कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पद तात्या को निष्ठापूर्वक संभाला। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या टोपे समग्र देश को सशस्त्र क्रांति पर छा गए। उन्होंने कालपी को मुक्त किया और तात्या टोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था। इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम से जुड़े थे। राजपूताना में अजमेर, नसीराबाद, आबू आदि तथा मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य देखने को मिले। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड़ और धारवाड़ में संग्राम क्रांतियों के प्रयास वीरतापूर्वक परंतु छिटपुट थे। अब 1857 का संग्राम और गुजरात। गुजरात में संग्राम का आरंभ अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़ी ने जून 1857 में किया, परंतु उन्हें तुरंत दबा दिया गया था। पंचमहल के दाहोद, झालोद और गोधरा में जुलाई महीने में संग्राम की घटनाएं घटी। सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालयों को कब्जे में किया, परंतु सरकारी दलों ने उन्हें हराया। पंचमहल के नायकड़ा लोगों का संग्राम लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा। खेड़ा में आनंद के मुखिया गणपत दास पटेल ने कोली, नायकड़ा आदि जाति को लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करके खानपुर के ठाकुर जीवा भाई के सहयोग से संग्राम छेड़ा था। उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी और कृष्ण दास ने भी साथ दिया था। अंत में गणपत दास के साथियों के खड़े जाने से उन्हें सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया, जबकि गणपत दास को देश निकाले की सजा के रूप में अंडमान भेज दिया गया, जहां उनका अवसान हुआ। ईडर से 16 मील दूर चांडप गांव में लोग नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में संग्राम में जुड़ गए।
ओखा मंडल और बराड़ी के बीच नंदाड़ा गांव में ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। नौसेना का सेनापति डोनावल अधीर होकर 4 अक्टूबर की प्रातःकाल सैन्य लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। सामने था बेट द्वारका का किला। डोनावल ने तोपमारी का आदेश दिया। वाघेरों के पास तो ऐसी कोई आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी। किले पर धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। वाघेर स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले। उन्होंने अपने घर के गद्दों को भिगोकर भीना किया और किले पर आई। पुरुषों को कहा कि तुम हथियारों से युद्ध करो, हम तोप गोला इन भीगे गद्दों में झेल कर ठंडा कर देंगे। इस कार्य को वाघोर स्त्रियों ने किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। यह एक ऐसी घटना है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने अंग्रेज दुश्मनों को तोप गोले को झेलकर नाकाम बना दिया था। झांसी की रानी जैसी, लक्ष्मीबाई जैसा ही यह एक साहसी कार्य था। ये सभी लक्ष्मीबाइयाँ ही थी। गुजरात की लक्ष्मीबाइयाँ। उत्तर गुजरात में पाटन, खेलाड़ू, भिलोड़ा, मुंडेरी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की सहायता से संग्राम हुए। इसके उपरांत दिसंबर 1858 में सेना के साथ तात्या टोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहल में रुके। अंग्रेज सेना पीछे पड़ने से अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ जाना पड़ा। अब संग्राम का अंत। तो संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्र और सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिली थी। ईस्वी सन 1857 की 10 मई को संग्राम आरंभ हुआ था, परंतु ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में तो अंग्रेजों के पास बनारस और इलाहाबाद पुनः आ गए थे। जुलाई के अंत में कानपुर जीत लिया था। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस ले लिया। बहादुर शाह और उसकी बेगम जीनत महल बंदी कर लिए गए। उनके शहजादों का अंग्रेजों ने वध कर दिया। बहादुर शाह और उनकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ को वापस लिया। झांसी की रानी के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ। वे कालपी की तरफ चले गए और उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। नाना साहेब पेशवा अंतिम पराजय के बाद नेपाल की तरफ गए और बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास किया, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका अवसान हो गया। एक परिचित ने विश्वासघात करके तात्या को सरकारी अफसरों के हवाले कर दिया। सरकार ने 18 अप्रैल 1859 के दिन तात्या टोपे को फांसी दे दी। ऐसा सरकारी वृत्तांत में प्रकाशित हुआ, जबकि अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिला है कि तात्या टोपे तो बच गए थे, परंतु अन्य साम्यता वाले व्यक्ति को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे ने जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए, ऐसा माना जाता है। गांधीनगर के मड़सा तहसील में समोन नामा के गांव है। वहां के प्राथमिक विद्यालय में एक स्तंभ है जहां लिखा है 29 अप्रैल 1857 को यहां फांसी दे दी गई। वे मगनलाल पाटन और माधव जी बीजापुर को श्रद्धांजलि। अब संग्राम निष्फल क्यों गया? बच्चों, संग्राम तो किया उन्होंने, लेकिन वो निष्फल गया। तो उसकी निष्फलता के कारण क्या थे, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला कारण था कि संग्राम के संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया। जहां शक्ति कम पड़ी वहां अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के रूप में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिसके कारण संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए। तीसरा, संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम से जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को चेतना से अपलब्धित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अब विशाल भारत अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध, तो अलग अलग राज्य के लोगों की भाषा, आहार, पोशाक अलग अलग थे।
वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते थे, इसलिए अभी उनमें भारत मेरा देश या हम भारत के नागरिक हैं ऐसी भावना प्रजा में या राजाओं के नेताओं में विकसित नहीं हुई थी। और बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेजों के पक्ष में थे अथवा वे उदासीन थे। अब उसके बाद सिख और गुरखे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर छठा है, संग्राम की सेना शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक बढ़ चढ़कर कर रहे थे। सातवां, अलग अलग नेतृत्व करने पर वाले भारत में अंग्रेजों को हराने के बाद अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे, इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़े। अब उसके परिणाम क्या है बच्चों? तो अंग्रेजों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल्य ध्येय में संग्राम निष्फल होने पर भी उनकी कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए, जैसे कि भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत आया। दूसरा, देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी बंद की गई। तीसरा, अंग्रेज सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन करना पड़ा। भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि की। भारत में के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने से इस संग्राम ने प्रेरणा दी। और यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है और आपका कोर्स भी पूरा होता है। आपको ये स्वाध्याय जो है वो घर काम में करना है।